शोभा के सामने रखी हुई चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। कल तक जिस घर में हंसी मजाक ठहाकों की आवाज़ें गूंजती थी, रसोई खुशबू से तर रहती। कहीं बेटी की साड़ियाँ बिखरी होती तो कहीं सलवार कमीज। कभी कौन सी फिल्म देखने जाना है इस पर भारी डिस्कस होता तो कभी अगली छुट्टियों की प्लानिंग। पर आज पूरे घर में गहरी चुप्पी थी। शोभा के कानों में अचानक बेटी और नातिन की आवाज़ गूंजने लगती, पर नजरें उठाकर देखती तो साय साय करता उदास घर खाने को दौड़ रहा था। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था चारों ओर। शोभा ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। बालकनी में टहलते हुए शोभा ने नीचे देखा। बगीचे में खेलते हुए बच्चे को देखकर फिर मीठी की याद आ गई। एक हुक सी उठी भीतर से, जो उसकी आंखें भिगो गई। बिल्कुल रागनी पर गई है मीठी। शोभा बालकनी में रखी कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठ गई। क्या दीदी, आपने चाय भी नहीं ली? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मीना ने कंधे पर हाथ रखते हुए अपनत्व से पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, शोभा अकचका कर बोली। दूसरी चाय बना दूं दीदी? शोभा गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है दीदी, लगता है आपको रागिनी की याद आ रही है। मीना बरसों से शोभा के पास काम करती थी, भली भांति जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरे नहीं री, शोभा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की प्रयास किया। बेटी तो होती ही पराया धन है। मैं तो खुश हूँ, ऐसा योग्य दामाद और नातिन का सुख लिखा है मेरे भाग्य में। मैं तो अगर दिया लेकर ढूंढती तब भी ऐसा दामाद न ढूंढ पाती। ये तो रागिनी की किस्मत है कि उसे ऐसा होनहार, व्यवहार कुशल, नेक दिल जीवन साथी मिला। चल थोड़ी सी कॉफ़ी बना दे। मीना को कॉफ़ी का कहकर शोभा अपने बेडरूम में आ गई। तकिया लेकर लेटी तो बंद आंखों के सामने अतीत चलचित्र की भांति सजीव हो उठा। ये बात तब की है जब मैं बीए सेकेंड ईयर में थी कि एक दिन पापा ने अगर कहा, कल अनिल के मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हें देखने, शोभा तुम घर पर ही रहना। अचानक शादी की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैं अभी आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ बनने की तमन्ना मन में थी, पर जब पापा ने कहा तो दो टूक जवाब सुना दिया। देखो शोभा, मैं तुम्हारे कुछ बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, फिर तुम्हारे पीछे छोटी भी तो है। अपनी नौकरी रहते मैं तुम दोनों के हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। भगवान ने बेटा तो नहीं दिया, समय रहते मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। अगर अनिल अच्छे खाते-पीते घर का लड़का है, वो तो तुम सुंदर हो इसलिए बात बनी है, वरना उसके घर लड़की वालों की लाइन लगी है। पापा मुझे समझा रहे थे, मेरी आँखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मेरे सपने चूर-चूर हो गए थे। बहुत रोई थी उस दिन मैं। मुझे याद आए बचपन के वे दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया करते थे। हम 2 बहनें ही थे, पर पापा ने कभी हमें बेटे से कमतर नहीं माना था। पर आज पापा अक्सर कहते थे, देखना मेरी होनहार बिटिया मेरा नाम दुनिया में रोशन करेगी। मैं इसे ऑफिसर बनाऊँगा। पर मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल बदल गए। हमेशा हँसते रहने वाले पापा का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों से निवृत्त होने की भी बहुत जल्दी थी। उन्हें लगता कहीं मेरी भी असमय मौत हो गई तो शायद ये भय उनके डिप्रेशन का कारण बन गया और निगल गया हमारे तमाम सपनों को। मैंने और छोटी बहन सुधा ने बहुत कोशिश की, पर पापा को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाए। अब तो घर में वही होता जो पापा कह देते। जिस दिन अनिल अपने मम्मी-पापा के साथ मुझे देखने आए, उसी दिन मेरी और अनिल की सगाई तय हो गई और परीक्षाएँ खत्म होते ही विवाह। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि सोचने-समझने का मौका ही नहीं मिला। वैसे अनिल मुझे भी पसंद आया, लंबा कद, गौर वर्ण और उसका सराहना अंदाज। अब मेरे सपने में था अनिल और सिर्फ अनिल। मेरी पापा से सारी शिकायतें भी रफ़ा-दफ़ा हो गई थी। मुझे अनिल से प्यार हो गया था। सच लड़कियाँ भी बड़ी अजीब होती है। उनकी ज़िंदगी में इश्क का मौसम आते ही वे सब कुछ ड्रॉप कर देती है। सारे सपने, ख्वाहिशें, तमन्नाएँ कर देती है प्रेम के हवाले। प्यार, इस एक वाक्य के सहारे वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर उस शख्स के साथ उड़ जाती है, सपनों के रंगीन आसमान में जिसे कल तक वो जानती तक नहीं थी। एक शख्स के मिलते ही नए सपने परवान चढ़ने लगते हैं। इंद्रधनुषी ख्वाहिशें नए सिरे से ज़िंदगी की फ़लसफ़ा तय करने लगती है। पूरी दुनिया को उसी नज़र से देखने लगती है, जिन आँखों में उसे खुद के लिए प्यार दिखाई देता है। शादी के बाद ठीक ऐसा ही हाल मेरा भी था। अनिल को देखकर दिन शुरू होता तो अनिल की बाहों में रात। मैं वही पहनती जो अनिल को पसंद था, वही करती जो अनिल को पसंद आए। मेरी सोच विचार सब पर अनिल का कब्ज़ा था। अनिल के प्यार का जादू मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। मेरी ज़िंदगी अनिल से शुरू होकर उसके आगे-पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद हम हनीमून मनाने मसूरी चले गए। गुलाबी सुबह, सुहानी शाम, खुशनुमा माहौल, पींगे भरता इश्क, बाहों में बाहें और आँखों में आँखें डाले एक दूसरे का साथ। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा था जो मुझे हलवे के बीच किरकिरी
का एहसास करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि अनिल को काफ़ी गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी जिंदा-दिली मन मोह लेती तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर देता। बात-बात पर रोकना-टोकना अनिल की आदत थी। पल में तोला, पल में मासा। अनिल का बर्ताव मेरे सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे थे। पर किससे कहती, क्या कहती? 10 दिन मसूरी में बिताकर हम उदयपुर लौट आए थे। धीरे-धीरे मेरी समझ में आ गया था कि अनिल जिद्दी, क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव वाला मनमौजी इंसान था। उसके लिए वही सही था जो उसने कहा। किसी और की बात सुनना, मानना उसे गवारा नहीं था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार से अनिल की बुराइयों को अच्छाई में बदल दूंगी। बस इसी प्रयास में उलझती चली गई। मेरा समझाना अनिल को हमेशा उपदेश ही लगता। वो झल्ला कर चीख पड़ता। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार-बार अपमानित होना पड़ता। मेरी टीस मेरी आंखों से पानी बहकर बरसती, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी कॉफ़ी, मीना ने लाइट जलाते हुए कहा। बाहर गहरा अंधेरा हो गया था, ठीक मेरे जीवन में छाए अंधेरे की तरह। पर रात को ज्यों चंद्रमा आलोकित करता है, रागनी भी रोशनी बनकर आई थी मेरी जिंदगी में। कॉफ़ी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फरफराने लगे थे मेरे सामने। शादी के 2 साल बाद अनिल का तबादला कोलकाता हो गया। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। अनिल की आदतें यहाँ भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। हर बात, हर चीज़ में मीन मेख निकालना, चिल्लाना, अपनी टांग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर ऊपर रखना उसके स्वभाव का हिस्सा थी। मैं लाख कोशिश करती, पर अनिल किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। कभी-कभी मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर, पर कहाँ? ये ऐसा यक्ष प्रश्न था जिसका जवाब नहीं था मेरे पास। परंपरा की बेड़ियों में जकड़ा मेरा मन डोली में आने वाली सिर्फ अर्थी पर ही वापस जाती है कि आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। दिन, महीने, साल यूं ही गुजरते जा रहे थे, धक्का मुक्की करते हुए सांसें चल रही थी। मेरा मोम दिल पत्थर होता जा रहा था। मुझे सब कुछ सहने की आदत सी हो गई थी। फिर चाहे वे शब्दों की तीर हो या कुछ बोलने की एवज में मिलने वाला तमाचा। शादी को 5 साल बीत गए थे, पर मेरी गोद सोनी ही रही। अनिल को एक और बहाना मिल गया था मुझे अपमानित करने का। भगवान भी न जाने किन कर्मों का फल दे रहा था। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर हारे हुए जुआरी की तरह चुप रहना ही मेरी नियति बन गई थी। कॉफ़ी खत्म कर टहलते हुए याद आया वो दिन जब रागनी मेरी जिंदगी में आई। उस दिन सुबह आंख खुली तो लगा नीचे काफी शोर हो रहा है। मैंने बालकनी से देखा, पर माजरा समझ नहीं आया तो फिर नीचे चली गई। पुलिस भी थी। पता चला किसी टैक्सी वाले की टैक्सी में कोई अपनी 8-9 महीने की बेटी को छोड़ गया था। बच्ची उस भीड़ को देखकर लगातार रो रही थी। सब उस मासूम से तरह-तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन वह उन सब अजनबियों को फटी-फटी आँखों से देखती और फिर रोना शुरू कर देती। पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी। टैक्सी वाला अपनी अनभिज्ञता की कहानी कह रहा था। लोगों के कयास जारी थे। कोई माता-पिता के भूलने की बात कहता, कोई जानबूझकर छोड़ देने की, कोई बेपरवाही के अन्य किस्से सुना रहा था, तो कोई भगवान की लीला बता रहा था, पर किसी को बच्ची की परवाह थी ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में ले लिया और फिर पास ही की पान की दुकान से टॉफ़ी और बिस्किट खरीद दिए। बच्ची थोड़ा सा स्नेह पाकर चुप हो गई। मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फिराती रही। पुलिस ने अपनी कार्यवाही समाप्त की और मेरी गोद से बच्ची को लेने लगी। मैं जैसे ही बच्ची उन्हें सौंपने लगी, वो फिर से रोने लगी। अब मेरी ममता अपने चरम पर थी। मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। फूल सी नन्ही जान मेरी गोद से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। उसने मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। मेरे भीतर की माँ ने बिना अनिल की परवाह किए कहा, जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? पुलिस वालों की तो जैसे बला टली, क्यों नहीं? जब इसके माँ-बाप मिल जाएँगे, हम इसे ले जाएँगे। मेरा नाम पता नोट कर पुलिस ने अपनी राह पकड़ी और मैंने अपनी। मैं बच्ची के सिर पर हाथ फिराते, उससे बातें करते जब घर के दरवाजे पर पहुँची तो ठिठक गई। अनिल दरवाजे पर ही खड़ा था। अनिल, ये बच्ची अपने माता-पिता से बिछड़ गई है। बुरी तरह रो रही थी तो मैंने किसी तरह थूक निकलते हुए मैंने कहा। अनिल पाँव पटकते हुए भीतर चला गया। आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था मुझे, पर अब क्या? तीर तो
तरकस से निकल चुका था। अनिल पता नहीं क्या सलूक करती पुलिस इस मासूम के साथ, इसलिए इसे अपने साथ ले आई। क्यों, ठीक किया ना मैंने, कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। बदन सूखे पत्ते की भांति काँप रहा था। हाँ, हाँ, बड़ा पुण्य का काम किया। न जात का पता, न धर्म का, पता नहीं किसका पाप है, बस ले आई गोद में उठाकर। घर पर ही पड़ा था मैंने, पूछने की जहमत नहीं उठाई तुमने, बहुत चर्बी चढ़ने लगी है आजकल। भुनभुनाते हुए अनिल ऑफिस चला गया। 4 दिन तक लड़की के माँ-बाप का कोई पता नहीं चला। अनिल रोज मुझसे लड़ता, लड़की को पुलिस के हवाले करने की बात कहता या फिर अनाथालय छोड़ने की रट लगाता, पर मुझे अपनी ममता की पुकार के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अनिल की हर बात पर मैंने चुप्पी का ब्रह्मास्त्र रख दिया था। मेरी चुप्पी उसके गुस्से की ज्वाला में घी का काम कर रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके अनिल से पूछा, अनिल क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले ले? प्लीज अनिल, मना मत करना। बिफर गया था अनिल मेरी बात सुनकर। जाने कितनी जली कटी बातें सुनाई थी उसने मुझे, और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, देखो शोभा, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज नहीं बना सकता। मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँ तो ये पाप का लोथरा मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा इसे। दहाड़ता हुआ अनिल चला गया। भीतर तक कांप गई थे मैं। अजीब कसमकस थी। एक तरफ जिद्दी झगड़ालू पति था तो दूसरी ओर थी फूल सी मासूम बच्ची, जो अब मुझे मेरे वजूद का हिस्सा लग रही थी। बहुत उलझन भरे थे वे 3 दिन। मैं उस मासूम बच्ची को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मेरी ममता का वेग इतना अधिक था कि मेरी छाती में दूध उतर आया था। न जाने किस भाववेश में मैं उसे दूध पिलाने लगी थी। भगवान ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था। मेरी मन्नतें, प्रार्थनाएं, व्रत, उपवास सब पूरे हो गए थे। फिर भला कैसे छोड़ दूं डूबती नैया की इस पतवार को? क्या पति नामक जीव इतना महत्वपूर्ण है जिंदगी में कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता? क्या उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोंट दूं? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जकड़ी नारी का पति से अलग कोई व्यक्तित्व नहीं? क्या गुस्सैल पति की गालियां खाने से अच्छा ममता के समंदर में गोते लगाना नहीं है? ये प्रश्न लगातार मेरे आत्ममंथन कर रहे थे। प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझते निकलते 2 दिन बीत गए थे। अजनबी मासूम बच्ची और अपने पति में से मुझे किसी एक को चुनना था, वो भी अनिल के लौटने से पहले। आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला लिया कि मैं न तो इसे पुलिस के हवाले करूंगी, न ही इसे अनाथालय भेजूंगी। पत्नी बनकर बहुत जी ली, अब माँ बनकर जीने की इच्छा और दृढ़ निश्चय ने मुझे जोश से भर दिया था। मैंने अपना सामान बांधा, जेवर और पैसे भी रख लिए। मैं जानती थी जब तक कोई अस्थायी इंतजाम और नौकरी नहीं मिलती, इन्हीं रुपयों से काम चलाना होगा। अनिल के नाम मैंने एक छोटा सा खत छोड़ दिया। अनिल, मैं जा रही हूँ। पत्नी बनकर जी ली। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी कोई खास ज़रूरत होगी। आज इस मासूम को मेरी ज़रूरत है। तुम इसे अपना नहीं सकते और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए जा रही हूँ। माँ बनकर जीना चाहती हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना। मैं कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊँगी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है, इसे खोना नहीं चाहती। शोभा इसके पश्चात कोलकाता से दूर इस छोटे से कस्बे में मैं आ गई। अब सफ़ेद साड़ी मेरे विधवा होने की पहचान थी। बेटी का नाम मैंने रागनी रखा था। बस यही थी मेरी तब की पहचान, जो आज तक कायम है। यहाँ आकर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में एक स्कूल में नौकरी मिल गई। रागनी और मैं साथ-साथ स्कूल जाते। ज़िंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने जितनी आमदनी हो जाती थी। रागिनी धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी। पढ़ने में वो काफ़ी तेज़ थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात राजीव से हुई। पहचान, दोस्ती और फिर प्यार। करीब 2 साल पहले मैंने शादी कर दी रागिनी की। पिछले 15 दिन रागिनी, राजीव और नातिन मीठी छुट्टियाँ मनाने आए थे मेरे पास। मैं आज पूरी तरह संतुष्ट हूँ, एक माँ के रूप में, नानी के रूप में। मेरे हाथ खुद ब खुद आसमान की ओर जुड़ गए। हे भगवान, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरी गोद ममता से भर दी। मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी बेटी रागिनी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब